हेलो दोस्तों। क्रिकेट के दीवाने हमारे भारत देश में जहां कारगिल की लड़ाई भी क्रिकेट के वर्ल्ड कप के सामने फीकी पड़ जाती है। और दोस्तों, यदि टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाए, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया हो और वर्ल्ड कप का फाइनल बिल्कुल सामने हो, जीतने की पूरी उम्मीद हो, तो ऐसा लगता है कि देश में कोई समस्या ही नहीं है, सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं और पूरा देश एक मिशन मोड में अपनी टीम को जिताने के लिए प्रार्थना करने लगता है, ढोल नगाड़े बजाने लगता है, अपनी टीम को सपोर्ट करने लगता है। और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है उसे 5 राज्यों के इलेक्शन ने पूरा कर दिया। और जैसे इन 2 चीज़ों के अलावा देश में कोई समस्या नहीं है, ना देश के सामने कोई खतरा है और देश किस हालात से गुज़र रहा है या क्या समस्या हमें आ सकती है, इसका ज़िक्र टीवी चैनल भी नहीं कर रहे हैं, मीडिया में भी इसके बारे में मिनिमम खबरें हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो नहीं है इन 2 चीज़ों के अलावा देश के सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है या अगले कुछ दिन में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं हो सकती है। ख़ैर, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, आज मैं क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ और ना ही 5 राज्यों के इलेक्शंस के बारे में। आज मैं देश के सामने निकट भविष्य में आने वाली एक बड़ी समस्या को लेकर के आया हूँ, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊँगा। खैर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा सुनकर लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें। अभी दोस्तों, कुछ महीने पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर में एक जाति हिंसा भड़क गई थी और उस जाति हिंसा में इतनी ब्रुटलिटी हुई थी, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया था, बहुत सारे लोगों को मारा गया था। रेप और मर्डर तो बहुत छोटे क्राइम बनकर रह गए थे और वो जाति हिंसा को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। धीमे-धीमे समय के साथ वो जाति हिंसा कुछ सरकारी प्रयासों से, कुछ समय के प्रयासों से कंट्रोल हुई और अब वहाँ पे थोड़ी शांति महसूस होती है। लेकिन उस जाति हिंसा ने हमारे नॉर्थ ईस्ट की थोड़ी-थोड़ी जनसंख्या के बीच भी कितनी जातीय फॉल्ट लाइन्स हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को देश के सामने लाकर रखा। मणिपुर की हिंसा हमारी एक इंटरनल प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक कोर्ट के ऑर्डर के बाद में आरक्षण का जो मुद्दा उठा, उस मुद्दे ने जाति हिंसा का रूप ले लिया और जिसको कंट्रोल करने में हमारी सरकारें पूरी तरह से असफल साबित हुईं। लेकिन दोस्तों, आज मैं इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात करने नहीं आया हूँ। आज हमारी सरहद के उस पार बर्मा में एक तरह का गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें सेना और नागरिक संगठन और कुछ विद्रोही संगठन, आम जनता आमने-सामने हैं। और सबसे बुरी बात ये है या अच्छी बात भी यही है कि सेना हार रही है। और यह सब म्यांमार में फरवरी 2021 में तब शुरू हुआ जब सेना ने आंग सान सू की को सत्ता से हटाकर ज़बरदस्ती सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसका आम जनता के द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया और यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। लोगों का विद्रोह भड़क उठा और एक तरह का जन विद्रोह सेना के खिलाफ शुरू हो गया और बदले में सेना ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, ताबड़तोड़ तरह से गिरफ्तारियां की गईं और खून की नदियां तक बहाई गईं। एक रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 20,000 लोग सेना ने पकड़कर जेलों में ठूंस दिए। लेकिन आम जनता का विद्रोह इतनी ब्रुटलिटी के बावजूद भी कम नहीं हो रहा है और मरने वालों को और जेल जाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए कि अगर आम नागरिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर रहे थे, तो सेना ने उन्हें गोली मार दी और शूट टू किल का आदेश सीधे सैन्य प्रमुख के द्वारा दिया गया। म्यांमार की सेना ने अपने एयरफोर्स को भी इस सब के बीच में उतार दिया और बड़े पैमाने पर विद्रोहियों के ऊपर हमला किया गया, लेकिन इससे विद्रोहियों के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। अब तक हज़ार लोग मारे गए हैं और तकरीबन 7 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं और इस पूरी प्रक्रिया में अब सेना की हारने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस भीषण लड़ाई के बीच में कंडीशन ये आ गई कि म्यांमार की सेना के जवान अपनी जान बचाने के लिए भारत भागने को मजबूर होने लगे हैं और ये मिजोरम की सीमा से भारत में प्रवेश कर रहे हैं और यहीं से भारत की चिंता शुरू होती है, क्योंकि सारे के सारे लड़ाई भारतीय सीमा के पास हो रही है। इसके चलते म्यांमार के आम लोग भी भारत में शरण ले रहे हैं और पीछे जो मणिपुर का प्रॉब्लम आया था, उसमें भी म्यांमार मुल्क के लोगों की अपने आप में एक प्रमुख प्रभावी भूमिका थी। कई सैनिक ठिकानों पर आर्मी ने हथियार डाल दिए हैं और विद्रोहियों ने उनके पोस्टों पर, उनके ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। इन सब के बीच म्यांमार के सैन्य सरकार के कार्यकारी राष्ट्रपति मिंत स्वे ने कहा है कि उनका देश टुकड़ों में बंट सकता है, इसलिए आम जनता से अनुरोध है कि वो सेना का समर्थन करें। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आम जनता का सपोर्ट पूरी तरह से विद्रोहियों के साथ है और लग नहीं रहा कि वो राष्ट्रपति की बात सुनने के मूड में भी है। देश के कई हिस्सों पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और सेना के जवान अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे विद्रोहियों ने कई कस्बों पे, मिलिट्री बेसों पे और मिजोरम में भारत के साथ व्यापार के रास्ते पर कब्जा कर लिया है। यह हिंसा और भी ज़्यादा भड़क गई है। म्यांमार और भारत के बीच 2 जगह से ज़मीनी व्यापार होता है, जिसमें से एक पर अब विद्रोहियों का कब्जा है।
इन सब के बीच कई जातीय संगठन और कई विद्रोही ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं और सेना के खिलाफ हमले कर रहे हैं। कंडीशन ये आ गई है कि सेना के जवान बैरकों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बाहर निकलते ही उनके ऊपर हमला ना हो जाए, और जान बचाने के लिए वो भारत में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं या शरण ले रहे हैं। म्यांमार की सेना वर्तमान में सिर्फ हवाई ताकत या एयरफोर्स पर डिपेंड रह गई है, क्योंकि जमीन पर उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है और कई जगह पर उन्होंने अपने इलाके विद्रोहियों को सौंप भी दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत पर एक उल्टा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत पहले से ही म्यांमार में शांति, स्थिरता और लोकतंत्र की बहाली का सपोर्ट करता रहा है। अब तक म्यांमार से लगभग 5,000 लोग भारत में शरण ले चुके हैं, इसमें से 40 तो लगभग सैनिक हैं। भारत पहले ही रोहिंग्याओं से परेशान है और एक नई समस्या हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। खैर, भारत ने म्यांमार के 29 सैनिकों को वापस भेज दिया है और म्यांमार की सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों से इमरजेंसी कंडीशन में जंग के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। अब तक बड़ी तादाद में म्यांमार सेना के जवान मारे जा चुके हैं और यह सबसे बड़ी विडंबना है भारत के पास हो रहा है। और दोस्तों, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि इस जातीय संघर्ष में म्यांमार के कुछ लोग हमारे देश में शरण ले लेंगे, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम बढ़ेगी, उसको संभालना मुश्किल होगा। इसके अलावा इसका एक एंगल और भी है मेरे दोस्तों, क्योंकि जिस म्यांमार में ये सब हो रहा है और जो वहाँ की सैनिक सरकार है, उसको चीन का पूरा समर्थन प्राप्त है और चीन के अपने वहाँ पर हित हैं, और उन हितों के लिए हो सकता है चीन इस पूरी प्रक्रिया के बीच में आ जाए, इस पूरे संघर्ष के बीच में आ जाए। तो हमारे पड़ोस में जहां म्यांमार में पहले ही चीन का काफ़ी प्रभाव है, चीन को मजबूती से पैर जमाने का मौका मिल सकता है, जो आने वाले समय में भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। इस सब के चलते चीन की अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं और सबसे बड़ी बात, विद्रोही चीन के हितों के खिलाफ बात कर रहे हैं। हाल ही में विद्रोहियों ने चीन के लिए एक प्रमुख व्यापार मार्ग पर कब्जा कर लिया है, जबकि म्यांमार चीन सीमा पर स्थित कई बॉर्डर पोस्टों पर सैन्य ठिकानों पर पहले ही विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। चीन के कई प्रोजेक्ट म्यांमार में चल रहे हैं, जिनके ऊपर संकट खड़ा हो गया है। चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रॉब्लम के दौर से गुजर रही है और इस बीच में यह नई समस्या, अगर चीन ने वहाँ कुछ सैनिक एक्शन लेने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया, तो ये भारत के बिल्कुल पड़ोस में होगा और भारत की कंडीशन ऐसी होगी कि हम एक्शन लें या ना लें, म्यांमार का सपोर्ट करें या म्यांमार का विरोध करें, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो एक ही जाति समूह की है, जो भारत में भी रहती है और म्यांमार में भी रहती है। उनके आपसी सामाजिक और वैवाहिक रिश्ते हैं, आना जाना है। इस समय भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि वह कैसा स्टैंड ले। इस सब के बीच 27 अक्टूबर को विद्रोहियों ने शान राज्य के हसैनी शहर में नामतू नदी के ऊपर एक पुल को उड़ा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने चीनी सीमा के आसपास के 60 से अधिक सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया और जिस पुल को इन्होंने उड़ाया था, उससे चीन और म्यांमार के बीच में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था और कहें तो 80% व्यापार हर साल इसी रास्ते से होता था। और यह पुल म्यांमार को चीन के यूनान प्रांत के रुइली शहर से जोड़ता था, जिसको अब उड़ा दिया गया है और इसके चलते वहां से व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया है। म्यांमार की सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है। कई विद्रोही संगठन म्यांमार की आर्मी के और म्यांमार के शासन के खिलाफ इकट्ठे हो गए। इनमें से प्रमुख रूप से म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, अराकान आर्मी ए और वा शामिल थे। और इन सब के बीच विद्रोहियों ने चीनी सीमा के पास स्थित व्यापारिक शहर चिनस्वे हाँ पर भी कब्जा कर लिया और एक तरह से बोलने की देश के बहुत बड़े हिस्से पर इस समय विद्रोही काबिज हैं और सैन्य सरकार कुछ खास करने की हालत में है नहीं। जिस पुल को म्यांमार के विद्रोहियों ने उड़ाया था, वह पुल लेशियो म्यूज रोड पर था और यह म्यांमार और चीन के बॉर्डर ट्रेड का एंट्री गेट माना जाता था। 4 लेन वाली 48 फीट चौड़ी लेशियो म्यूज रोड चीन को अरबों डॉलर वाले चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे के लिए लाखों डॉलर के कीमत के उपकरण संसाधनों को सुरक्षित करने की भी सुविधा प्रदान करती है। लेशियो म्यूज रोड लगभग 48 फीट चौड़ी है और बहुत ही शानदार रोड है। जैसे हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में सुना था, ऐसे ही चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है। लग नहीं रहा कि चीन इस समय कुछ भी करने की हालत में है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी पहले से ही डाउन की कंडीशन में है। लेकिन यदि उसने कोई एक्शन म्यांमार के अंदर जाकर लिया, तो भारत के लिए तटस्थ रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह सब कुछ हमारे बॉर्डर के बिल्कुल पास हो रहा है और वो भी एक ऐसा बॉर्डर जो खुला हुआ बॉर्डर है, जहाँ से हमारे देश में आना जाना बहुत आसान है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। इस सब के बीच में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि वे संबंधित पक्षों से जल्द युद्ध विराम करने, बातचीत और आपसी सलाह मशवरे के माध्यम से विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने
स्थिति को आगे बढ़ने से रोकने और चाइना म्यांमार सीमा क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील करते हैं। चीन के डरने का बहुत बड़ा कारण यह है कि अगर विद्रोहियों और सैन्य शासन के बीच में संघर्ष बढ़ता है तो चीनी क्षेत्रों से जो एरिया म्यांमार का सटा हुआ है ना, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में एक ही जाति समूह के लोग रहते हैं और उनके सांस्कृतिक संबंध हैं। जैसे जिनफोस और म्यांमार का काचिन एक ही स्टॉक के हैं, यानी कि एक ही तरह के लोग रहते हैं। और इसी प्रकार वा जाति समूह सीमा के दोनों ओर पाया जाता है, जबकि म्यांमार के कोकांग और चीन के हान मंदारिन भाषा ही बोलते हैं। इसके चलते चाइना के बॉर्डर इलाके में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए चाइना भी नहीं चाहता ये कहानी बहुत लंबी बढ़े। लेकिन इन सब के बीच में पूरी बात, अगर चाइना ने इस पूरे सीन में एंट्री की और प्रभावी एंट्री की तो वो समस्या भारत के लिए बड़ी हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक वोलेटाइल एरिया है जहाँ पे हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। और चाइना जैसे देश का हमारे ठीक बॉर्डर पे नॉर्थ ईस्ट में आ जाना हमारे लिए कभी भी फायदे का सौदा तो नहीं रहेगा। इवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा खर्च जो कि हमें सैनिक मामलों में करना पड़ेगा, उसकी भी समस्या शुरू हो जाएगी। म्यांमार के थिंक टैंक ने 2022 अगस्त में एक सर्वे किया था जिसमें 55% लोगों ने चाइना के प्रति अपना निगेटिव एटीट्यूड दिखाया था। 58% लोग चाइना के साथ व्यापार में अपने देश से खुश नहीं थे, जबकि 83% लोगों के अनुसार चाइना की यूनान प्रांत को हिंद महासागर से जोड़ने के लिए बनी CMEC का ज़्यादातर लाभ चाइना को ही मिलेगा, ना कि म्यांमार को। इस सर्वे में साफ दिखाई दिया कि म्यांमार के लोग चाइना के प्रति पूरी तरह से निगेटिव एटीट्यूड रखे हुए हैं और उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा ही एटीट्यूड हम हिंदुस्तानियों में भी चाइना के प्रति है। म्यांमार चाइना को कच्चा माल प्रोवाइड करता है और इसका प्रयोग वह मिसाइलों, हथियार, रडार और फाइटर जेट्स के अहम पार्ट्स बनाने में करता है। दोस्तों, इतिहास में चाइना हमेशा से ही तेज देश रहा है जिसके लिए अपने हित सर्वप्रथम है। उसके लिए दूसरे देशों के नागरिकों के जीवन, उनकी संप्रभुता का कोई महत्व नहीं है। और यही समस्या हमारे सामने है कि अगर चाइना का प्रभाव इस सब के बीच में, जो कि मिलिट्री शासन के साथ उसका पहले से भी बहुत मजबूत प्रभाव म्यांमार में है, अगर म्यांमार में उसका और प्रभाव बढ़ता है तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे लिए बड़ी समस्या होने वाली है। इस विषय में यदि दोस्तों आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। और आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को सुने ही नहीं, स्टडी करें, और यदि कोई पॉइंट छूट गया है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं आने वाली वीडियोज में उसकी पूर्ति कर सकूं। मेरी नज़र में दोस्तों एक बड़ी समस्या है जो हमारे बॉर्डर पर खड़ी है, लेकिन पहले ही बताया है कि क्रिकेट के दीवाने इस देश में जब तक वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक हमारा ध्यान इसकी तरफ जाएगा ही नहीं। खैर, वीडियो को समाप्त करने से पहले क्रिकेट प्रेमी इस देश को वर्ल्ड कप जीतने के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं इस बार का वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।